नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जनगणना 2027 में जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है अभी वर्तमान में, जिसकी कि हमें जनगणना करना है भवन और मकान के संबंध में। साथियों, आप देख रहे हैं, आज हम देखेंगे भवन किसको कहा जाता है और मकान किसको कहा जाता है, परिसर क्या है। साथियों, उसके साथ ही हम यहाँ पर परिवार के संबंध में चर्चा करेंगे कि परिवार किसे कहा जाता है, परिवार कितने प्रकार के हैं, सामान्य परिवार, संस्थागत परिवार, बेघर परिवार। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के परिवार हैं। साथ ही इसमें दिया है भवन और जनगणना मकानों की पहचान हमें किस प्रकार से करना है। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है ट्रेनिंग के माध्यम से सीखने का प्रयास किया होगा, लेकिन इससे हम जो है थोड़ा और समझने का प्रयास करेंगे कि हमें अगर मान लो कोई कन्फ्यूज़न बनता है तो हम ऑन स्पॉट कैसे उसकी पहचान कर पाएँ। तो आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। हमने पिछले वीडियो में जनगणना को लेकर सामान्य चीज़ों पर बात की थी कि हमें क्या कुछ जनगणना यानी ऐप पर कार्य करने से पूर्व करना होगा। तो अभी हम चलते हैं इस पीपीटी के आधार पर जो जानकारी दी है उसमें सबसे पहले दिया है परिसर। साथियों, परिसर किसे कहा जाता है इस संबंध में हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि पीपीटी के माध्यम से उतना बारीकी से या जो ऑन स्पॉट हमें मिलता है उसकी समझ नहीं बन पाती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, दिया है परिसर। तो जो परिसर शब्द है यहाँ पर उसकी परिभाषा दी है कि परिसर का अर्थ है भूमि सहित भवन और अथवा अपार्टमेंट, फ्लैट्स, बहुमंजिले भवनों के मामले में इनसे जुड़ा साझा स्थान। साथियों, आप परिभाषा समझ पा रहे होंगे। जैसे हम कहीं गांव स्थान में जाते हैं, मैं इसको थोड़ा और बना के समझाने का प्रयास करता हूं। तो मैं लिए चलता हूं, देखेंगे कि परिसर किसे कहा जाता है। तो साथियों, आप देखेंगे, आप किसी गांव में जाएंगे, जब हम अभी वर्तमान में जनगणना में गाँव की स्थिति देखते हैं, तो जैसे कि एक बॉर्डर बनी है, चाहे वो बाढ़ की हो या उन्होंने कोट कर रखा हो किस प्रकार से, तो उसके अंदर हो सकता है आपको 2, 3, 4 मकान देखने को मिल जाएं इस प्रकार से। तो ये गांव की स्थिति में, लेकिन उसका मेन गेट यहाँ पर रहता है। अब इसमें बहुत सारे मकान हैं, 1, 2, 3 और अन्य प्रकार के हैं। कहीं आपको आवासीय मकान मिल जाएगा, कहीं गैरेज मिल जाएगा, कहीं गोदाम मिल जाएगा, कहीं अन्य प्रकार के गांवों में जो है एक परिसर के अंदर मकान मिलेंगे। हो सकता है कभी 3 से 4 भाइयों के मकान वहां पर बने हों। तो ये सारा जो मामला है वो परिसर का है। और जनगणना में परिसर का इतना उपयोग नहीं हुआ। जब हमने ऐप पे काम किया तो परिसर का इतना उपयोग नहीं हुआ है। और जैसे मान लो हम शहरी स्थिति में देखते हैं, तो जैसे एक ही बिल्डिंग में 50-30 कमरे हैं, 4-5 मंजिला भवन बना हुआ है और उसका पूरा जो है वो एक परिसर कहलाता है, उसे भवन की उपमा भी दी जा सकती है। तो साथियों, इस प्रकार से हम जो है परिसर के बारे में समझने का प्रयास किया। इसको और देख लेते हैं, परिभाषा में क्या दिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो परिसर है उसके संबंध में यह कहा गया है कि यह आवश्यक नहीं है कि भवनों के चारों ओर हमेशा दीवार या घेराबंदी हो। ऐसे मामलों में परिवार को उपलब्ध भूमि या साझे स्थान को परिसर माना जाएगा। साथियों, एक मालिकाना हक की भूमि के ऊपर बने जो मकान भवन है वो पूरे एक परिसर के उसमें आता है। तो इस प्रकार से हम परिसर को समझ पाएंगे कि भाई परिसर आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि एक मालिकाना हक में जो ज़मीनी हक है उसके अंदर कितने मकान भवन बने। जैसे कॉलोनी है तो वो पूरी कॉलोनी जो है वो परिसर कहलाता है। साथ ही अब अगला जो हम देखें, बात करें भवन के संबंध में। साथियों, सबसे पहले भवन ही आता है। भवन और मकानों की गिनती अलग अलग होती है, मतलब संख्या अलग अलग हो सकती है। भवन आपको कम मिलेंगे, उसके अंदर मकान ज़्यादा होंगे। अब आपको ऐप पर सबसे पहले यही चढ़ाना रहेगा कि आपके परिसीमन क्षेत्र में कितने भवन होंगे और कितने मकान होंगे, और इसकी संख्या आप अनुमानित नहीं चढ़ा सकते। उससे पहले आपको आपका जो HLB क्षेत्र है उसका सूचीकरण करना होगा, और सूचीकरण के उपरांत नजरी नक्शा तैयार करके जब भवनों और मकानों की संख्या निकलेगी तब उनको चढ़ाना होगा। तो हमको सबसे पहले भवन समझना होगा कि भवन आखिर कहाँ किसको जाता है। तो हम यहाँ पर पहले परिभाषा समझ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के तौर पर आपको शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों की स्थिति में भवन के बताने वाले हैं। साथियों, आप देख रहे हैं भवन आमतौर पर भूमि पर एक एकल संरचना होती है।
एक जो मकान बना होता है पूरा, हम उसको मकान कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जनगणना की स्थिति में उसको भवन की उपमा दी है, जिसमें 2 मंजिल भी हो सकता है, 1 मंजिल भी हो सकता है, उसके अंदर 10 कमरे हो सकते हैं, 5 कमरे हो सकते हैं, 1 कमरे का भी हो सकता है। सबसे पहली दृष्टि में उसको किसकी उपमा दी जाती है? भवन की उपमा दी जाती है। सामान्यतः इस संरचना में 4 दीवारें और एक छत होगी। कभी कभी इसमें 1 से अधिक संगठन इकाइयां होती है, जैसे जिनका के उपयोग अलग अलग प्रकार से किया जाता है। जैसे एक ही बिल्डिंग बनी हुई है, एक जो बिल्डिंग है उसमें नीचे जो है निचले तल में दुकानें निकाल जाती है, गैरेज निकल जाता है ऊपरी तल, या एक ही फ्लैट में एक ही मंजिल मकान में कुछ कमरों में दुकान निकल जाती है, कुछ कमरों में आवास रहता है, कुछ में जो है दुकानें रहती है, गैरेज रहता है। तो एक ही बिल्डिंग में, सिंगल मंजिल बिल्डिंग में इस प्रकार 4-5 प्रकार से उसका उपयोग किया जाता है। तो वो जो एक बिल्डिंग है वो आपकी भवन कहलाएगी। इसके साथ ही जैसे दुकान, व्यवसाय स्थल, कार्यालय, कारखाना, वर्कशॉप, इसके बाद में वर्कशेड, स्कूल, मनोरंजन स्थल, पूजा स्थल, गोदाम, भंडार घर आदि के रूप में किया जाता है। यह भी संभव है कि किसी ऐसी इमारत या उसकी संगठन इकाई को एक से अधिक उपयोग में लाया जाता है। उदाहरण के लिए आवास, सह दुकान आवास, सह कार्यालय आवास है। तो ये सारी चीज़ें जनगणना पीपीटी की परिभाषा है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ कि कैसे जो है हम भवन की गिनती करेंगे और एक परिसर के अंदर क्या एक से अधिक भवन हो सकते हैं, इसका भी हम आपको बताएंगे। साथियों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम किसी भी ऐसे घर पहुंचे जिसका कि एक बहुत बड़ा परिसर है, कंपाउंड है। ये हमने देख लिया कि यहाँ पर एक 4 दीवारी बनी हुई है और उसका एक मेन गेट यहाँ पर लगा हुआ है। अब ये यहाँ पर गेट हो जाता है जहाँ से हमने इंटर किया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, 2 मंजिल बिल्डिंग है या सिंगल मंजिल बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारे कमरे हैं। इधर देख रहे हैं गैरेज बना हुआ है, यहाँ फ्रंट पे कोई दुकान बनी हुई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है 3-4 प्रकार से कुछ यहाँ पर और कुछ मवेशी बांधने के लिए बना हुआ है। साथियों, अब क्या करना है, जब ऐसी स्थिति में हम पहुँचे किसी भी मुखिया के पास में, जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे तो देखेंगे आप कि इसमें ये जो मकान है, ये बिल्डिंग है, इसमें आप देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार से पार्टीशन किया हुआ है। इसमें पार्टीशन है, इसमें पार्टीशन नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी पार्टीशन नहीं है। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर 3 अलग अलग गेट है निकलने के लिए। अब साथियों, भवन कितने हैं इसमें? साथियों, यहाँ पर देख रहे हैं आप कि भवन की जो गिनती है वो एक 4 दीवारी, एक जो 4 दीवारी है उस पर जिसमें छत हो वो क्या कहलाता है? भवन कहलाता है। तो आप देखेंगे कि आपका 1, 2, 3 और 4 अलग अलग क्या हो गए, ये 4 यहाँ पर भवन बने हुए हैं। एक परिसर के अंदर 4 भवन बने हुए, चाहे इन पर चारों पर मालिकाना हक एक क्यों ना हो, लेकिन भवन कितने बने हुए हैं? 4 बने हुए हैं। अब 4 भवन बने हुए, लेकिन मेन क्या है उसका रहने वाला? ये वाला मकान है, ये वाला मेन है। अब इसमें देख रहे हैं हम कि 3 अलग अलग भाई अलग अलग किचन सेट पे खाना बनाते हैं। तीनों भाई का अलग अलग हिस्सा है। अगर एक का हिस्सा एक किचन सेट है तो इसको मकान एक गिना जाएगा। अगर 3 भाई, अगर मान लो यहाँ पर एक ही व्यक्ति का है, चाहे कितनी ही बड़ी बिल्डिंग है, और इस पर एक ही का निवास है, एक ही किचन सेट, सीधा सा मकान का सीधा सा संबंध साथियों किचन सेट से है। आप इसको नोट डाउन कर लें। एक भवन के अंदर जितने किचन सेट हैं, जितने उसमें परिवार निवास करते हैं, वो उतने उसके मकान कहलाएंगे। जैसे कि इस एक बिल्डिंग में मान लीजिए 3 भाई रह रहे हैं, तो और तीनों का निकलने का जो अलग अलग रास्ता है, एक ही बिल्डिंग में 3 अलग अलग कमरे हैं और उसके अंदर किचन भी अलग अलग है साथियों। लेकिन ये जो जनगणना हमें करनी है ये हमें देखकर नहीं करनी है। जो मालिक बता दें, जो मुखिया बता दे, उसके अनुसार हमको जनगणना करनी है। क्योंकि हमें चाहे पता भी हो कि भाई इनके यहाँ जीव है और वो बोल रहा नहीं है, तो भैया नहीं है, हमें इस प्रकार से वहाँ पर उनकी तहकीकात नहीं करने जाना है। जो वो बता दें, लेकिन संभवतः जो बाहर से दिखाई देता है उसकी जनगणना हमें वास्तविक करना है। कोई गलत, अब जैसे मान लीजिए
पक्का मकान बना हुआ है और कोई जो है छप्पर का बताता है तो थोड़ी सी त्रुटिपूर्ण है, उनको समझाइए कि हमें जानकारी यहाँ पर थोड़ी सी सही देना है, जो वास्तविक हो। सैटेलाइट लगे हुए हैं, सैटेलाइट से सारी चीज़ों की जो है गणना हो जाती है, तो उनको वास्तविकता की ओर ले जाएं कि वास्तविक जानकारी हमें देना है। तो साथियों आप समझ गए होंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे भवन कितने, भवन क्रमांक 1 और भवन क्रमांक 1 में कितना है, ये 3। मकान कितने हो गए आपके 3, क्योंकि इसके अंदर कितने परिवार रहते हैं 3। तो यहाँ लिखेंगे ज भ न, यानी जनगणना भवन नंबर 1 और जिसके नंबर मकान कितने हुए 1 2 3, तो इसको ऐसा एक कोष्टक में 3 लिख सकते हैं। अब लिखने के लिए भी आपको बता दूं भवन की जनगणना कैसे करना है। क्या लिखना है, ज भ न और 1, यानी जो आपका सीरियल सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 इसी प्रकार लिखना है। लेकिन अब जब मकानों की जनगणना करोगे लिखना है ज म न, यानी कि जब जनगणना मकान नंबर 001, यानी मकान नंबर जो है साथियों वो 4 अंकों का होगा। इसमें जो सीक्वेंस चलेगा वो 4 अंकों का चलेगा, 001 002 003 जो भी आपका रहेगा। और जैसे ही आप 10 के बाद पहुंचोगे 11वां मकान तो 20 यानी 0011, ऐसा नहीं कि 30 लगा करके उसको 5 अंकों का बनाए। तो इस प्रकार से 4 अंकों का लिखना है जनगणना मकान नंबर, और जनगणना भवन नंबर जो है वो सीक्वेंस में चलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि एक बिल्डिंग है, अगर इसी को हम लेते हैं एक फ्लैट कि भाई कोई बिल्डिंग है जो 3 फ्लोर की बनी हुई है, और तो वो जो बिल्डिंग है वो अकेला एक भवन कहलाएगा, उसमें भवन जो है अलग अलग नहीं होंगे। इसको हम पीपीटी में समझते हैं। जैसे कि साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ स्थितियाँ दी है, हम इसी से अगर समझने का प्रयास करें तो ये जो पहला आप देख रहे हैं ये पहली बिल्डिंग 1 है। तो एक बिल्डिंग है, जैसे इसमें 3 पार्टीशन दिख रहे हैं, अगर बीच में गैप है तो आपका भवन क्रमांक 1 ये हो जाएगा, भवन क्रमांक 2 और भवन क्रमांक 3, यहाँ पर 3 भवन हो जाएंगे। और इसमें मकान जो है वो 1 से अधिक हो सकते हैं। कैसे गिनती करेंगे, इसमें कितने परिवार रहते हैं और प्रत्येक परिवार का अगर अलग किचन सेट है तो वो एक क्या कहलाएगा, मकान कहलाएगा। एक ही व्यक्ति कुछ कमरों में दुकान चला रहा है तो वो दुकान जो है उसका भवन क्रमांक मकान क्रमांक अलग हो जाएगा। लेकिन अब अगर हम इसकी बात करें इस वाली बिल्डिंग की, तो ये भवन भी 1 है और मकान भी 1 है, क्योंकि इसमें एक गेट है और एक ही बिल्डिंग है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो स्थिति बन रही है ये भवन 1 है, यहाँ पर 3 कमरे अलग अलग आप देख रहे हैं, लेकिन ये क्या है, एक ही भवन है। अब ये किस किस कार्य में आ रहा है ये देखने की बात है। अगर मान लीजिए, इसको ध्यान से समझना है, अगर इन तीनों का उपयोग एक व्यक्ति कर रहा है, तीनों का उपयोग एक व्यक्ति कर रहा है, एक में आवास है, दूसरे में किचन सेट है और तीसरे में पूजा घर है, तो इसको एक ही मकान मानेंगे। अगर एक में निवास स्थान है, एक में किचन सेट है और एक में पूजा घर है, तो इसको क्या मानेंगे, एक ही भवन माना जाएगा और मकान भी एक ही माना जाएगा। परंतु अगर इसमें जो है एक में आवास है, अगर इसमें आप देख रहे हैं एक में आवास है, क्योंकि पूजा घर और किचन सेट को मकानों की गिनती में नहीं लिया गया है, एक में आवास है, दूसरे में जो है उसने कुछ स्टोर के सामग्री रख रखी है और तीसरे का उपयोग वो दुकान के लिए कर रहा है, तो इसका भवन क्रमांक 1 यहाँ पर आ जाएगा ज भ न और जो है 1 कोष्टक में 3, यानी इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनेगी। क्योंकि जो शर्तें हैं यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा, उन शर्तों के हिसाब से उनको देना है। जैसे सेम कंडीशन नीचे दे रहे हैं, जनगणना मकान एक भवन या भवन का वह भाग है जिसका उपयोग वह पहचान एक पृथक इकाई के रूप में किया जाता हो। साथियों एक ही बिल्डिंग में जब वो किसी अलग पहचान से उसका उपयोग हो रहा है तो वो एक मकान नंबर कहलाता है, जिसमें मुख्य प्रवेश द्वार अलग से सड़क या साझे अहाते या सीढ़ियों आदि में खुलता है। यह अधिवासित या खाली हो सकता है। इसका उपयोग आवासीय या गैर आवासीय या मिश्रित रूप से हो सकता है। उसका उपयोग चाहे जो हो रहा हो, लेकिन अगर वह अलग अपनी एक पहचान बना रहा है तो वह मकान नंबर अलग कहलाएगा। और तीसरा, यदि किसी भवन में अनेक फ्लैट या ब्लॉक बिग हों जो एक दूसरे से स्वतंत्र हों और सड़क से उनके अलग अलग प्रवेश द्वार हो, या एक साझा सीढ़ी हो, या मुख्य द्वार तक जाने वाला एक साझा आंगन हो, तो इन्हें अलग अलग जनगणना मकान माना जाएगा।
अब यही स्थिति है कि 3 यहाँ पर अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन अगर उनके अलग अलग उपयोग हो रहे हैं, उनके मालिकाना हक अलग है, जैसे एक फ्लैट में कई परिवार निवास कर रहे हैं, तो उन परिवारों के जो कमरे हैं, चाहे वो एक कमरे में रह रहा है, 2 कमरे का रह रहा है, उनके सबके मकान नंबर अलग अलग जाएंगे और भवन क्रमांक उसका पूरा एक आएगा, चाहे वो 40 बिल्डिंग की मंजिला मकान हो, 40 रूम का हो, 40 फीट का, कुछ भी हो, भवन एक। और उसमें जो मकान जितने भी परिवार रह रहे हैं जिनका अलग अलग उपयोग हो रहा हो सकता है एक परिवार ने 3 कमरे ले रखे हो और वो जो है किचन और पूजा घर के अलावा दूसरे कमरे का स्टोर के रूप में उपयोग कर रहा है, तो वो उसका अलग क्या है, मकान कहलाएगा। परिवार की बात आ रही साथियों, यहाँ पर मकान और उसके संबंध में आप समझ गए होंगे कि मकान किसे कहेंगे और भवन किसे कहेंगे। गांव की स्थिति में मैंने बताया कि एक परिवार, एक परिसर के अंदर जो है बहुत सारे जो अलग अलग आपको कमरे देखने को मिल जाएंगे, कहीं जो है खाली पड़ा हुआ छप्पर दिख जाएगा तो उसको भी मकान में गिनेंगे, लेकिन कच्चे में रखेंगे। अब इसकी एंट्री हम जो है उस पर कैसे करेंगे ऐप पर, उसके लिए आपको अलग से बताएंगे भाई एक ही भवन में अगर मान लो 5 मकान है, 10 मकान है, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे वो हम ऐप पर देखेंगे। अब जैसे मान लो यहाँ पर बात आती है परिवार की कि परिवार किसे कहा गया है, तो साथियों हमने पूर्व में बताया कि परिवार 3 प्रकार के हैं। एक परिवार वो कहलाता है, जैसे हम पहले परिवार की परिभाषा समझ लेते हैं। परिवार आमतौर पर उन व्यक्तियों का समूह होता है जो सामान्यतः एक साथ रहते हैं और एक साझा रसोई से भोजन करते हैं। जब तक कि काम की बाध्यता के कारण उनसे कोई ऐसा करने में असमर्थ ना हो, परिवार के सदस्य संबंधित या असंबंधित या दोनों का मिश्रण हो सकता है। हालांकि यदि असंबंधित व्यक्तियों का एक समूह जनगणना मकान में रहता है लेकिन साझा रसोई से भोजन नहीं करता है, तो वे सामूहिक रूप से एक परिवार नहीं कहलाएंगे। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को एक अलग परिवार माना जाना चाहिए। यह पता लगाने में कि यह परिवार है या नहीं, महत्वपूर्ण कड़ी एक साझा रसोई है। मैंने बताया आपको कि परिवार का और मकान का संबंध रसोई से है कि वो रसोई अलग अलग बना रहे हैं या नहीं। परिवार एक व्यक्ति का, 2 व्यक्तियों का या अनेक व्यक्तियों का हो सकता है। आपको 3 प्रकार के परिवार मिल सकते हैं, सामान्य परिवार, संस्थागत परिवार, बेघर परिवार। साथियों जब मकान सूचीकरण आप करेंगे केवल सामान्य और संस्थागत परिवारों को ही सम्मिलित किया जाएगा। यहाँ पर अभी वर्तमान में जो बेघर वाला परिवार आपको देखने को मिलेगा उसकी जनगणना हमें नहीं करना है। तो हम अगर देखें सामान्य परिवार की परिभाषा कि सामान्य परिवार किसे माना जाता है, तो देखिए आप यहाँ पर सामान्य परिवार आमतौर पर ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो सामान्यतः एक साथ रहते हैं। सीधी सी सरल सी भाषा है, जहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति रहते हैं, अपने लड़के बहू के साथ रहते होंगे, तो ये सभी जो एकल परिवार है वो सामान्य परिवार हैं और एक ही रसोई से भोजन करते हैं। जब तक कि कार्य की बाध्यता के कारण उनमें से कोई ऐसा करने में असमर्थ ना हो। सामान्य परिवार में व्यक्ति संबंधी असंबंधी हो सकते हैं या दोनों का मिश्रण हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई अपने रिश्तेदार रहने के लिए आ गए और वो साथ में ही आपके यहाँ भोजन कर रहे हैं, जैसे आपके भांजे भांजी या कोई भी रहने के लिए आ जाते हैं, पढ़ाई के लिए आ जाते हैं, कार्य करने के लिए आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको हम अलग परिवार मानेंगे। अगर वह साथ में रसोई में भोजन करते हैं तो वो एकल परिवार में माना जाएगा। लेकिन जैसे किसी के यहाँ मजदूर आते हैं और वो अलग मकान में रह रहे हैं, अलग उनकी व्यवस्था, अलग भोजन बन रहा है, तो उनको परिवार में नहीं माना जाएगा। जबकि संस्थागत परिवार में व्यक्ति सामान्यतः असंबंधित होते हैं। लेकिन साथियों थोड़ा सा हमें संस्थागत परिवार को समझना होगा, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे परिभाषा के अनुसार, तो उसको देखना होगा कि संस्थागत परिवार आखिर किसे माना जाएगा। इसी सामान्य परिवार में दिया यहाँ पर कभी कभी ऊपर दी गई परिवार की परिभाषा को अंशतः लागू करना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए जनगणना मकान में अकेले रहने वाले व्यक्ति को चाहे वह खाना पकाता हो या नहीं पकाता हो, परिवार ही माना जाएगा। जैसे मान लो किसी घर में एक ही व्यक्ति है, अब वो भोजन नहीं बना रहा, बाहर से भोजन आ रहा है, उसका बाहर से खाना खा रहा है, तो तब भी उसको परिवार तो माना जाएगा। इसी प्रकार यदि पति पत्नी या संबंधित व्यक्तियों का समूह जनगणना मकान में सामान्यतः एक साथ रहते हैं लेकिन किसी कारणवश बाहर से पका हुआ भोजन प्राप्त करता है, तो यह भी एक सामान्य परिवार माना जाएगा। जरूरी नहीं कि उस घर में भोजन ही बने, भोजन बनाने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ दी है, याद रखें, अलग थलग भवनों मकानों को कवर करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि परिवार का मुख्य बस्ती में लेकिन उसकी मकान सूचीकरण ब्लॉक की सीमा के भीतर
एक और निवास स्थान हो सकता है। ऐसे मामलों में उस परिवार की गणना केवल उसी स्थान पर की जानी चाहिए जहां पर वह परिवार वर्ष के अधिकांश समय निवास करता है। जैसे साथियों, एक ही व्यक्ति का शहर में भी मकान है, गांव में भी मकान है, एक ही परिवार में एक ही व्यक्ति का, या 2 या 3 जगह वह है, लेकिन उसका जो पारिवारिक मकान गिनना है वो यहाँ पर गिनना है जहाँ पर वो निवासरत है। अब हम बात करते हैं संस्थागत परिवार। थोड़ा सा यहाँ आपको समझना पड़ेगा संस्थागत परिवार में। साथियों, आप देख रहे हैं संस्थागत परिवार, पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। किसी संस्थान में रहने वाले और एक ही रसोई से भोजन प्राप्त करने वाले असंबंधित व्यक्तियों के समूह को संस्थागत परिवार कहा जाता है। उदाहरण के लिए बोर्डिंग हाउस, मेस, हॉस्टल, होटल, बचाव गृह, निगरानी गृह, भिखारी गृह, जेल आश्रम, वृद्धाश्रम, बाल गृह, अनाथालय चित्र में एक छात्रावास को उदाहरण के रूप में दर्शाया गया। साथियों, ऐसे तमाम चीज़ें जहाँ पर कई लोग जो है अलग अलग जातिगत या अलग अलग उस प्रकार से रहते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया भी है कि जेल, हॉस्टल या वृद्धाश्रम या अन्य जो भी है, अनाथालय है, ये सब संस्थागत परिवार में आते हैं। जैसे विद्यालय का हॉस्टल है वो भी संस्थागत परिवार में आता है। यदि किसी भवन में जिसमें कोई संस्थागत परिवार रहता हो, वार्डन, चपरासी और माली के परिवार भी अलग अलग जनगणना मकानों में रहते हों और अलग अलग खाना बनाते हो, तो प्रत्येक परिवार को एक अलग परिवार माना जाएगा और उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले मकानों को अलग अलग जनगणना मकान माना जाएगा। इस स्थिति में एक भवन 4 जनगणना मकान और 4 परिवार होंगे, एक संस्थागत और 3 सामान्य। अब देखिए, यहाँ पर 2 कंडीशन बन रही है कि एक संस्था है जहां पर 3 जो लोग हैं वो उस संस्था के सेवादार हैं, जैसे माली है, और माली होने के बाद में जो बनाने वाले हैं, भोजन बनाने वाले वो हैं, चपरासी है, वार्डन है। अब साथियों, ये भोजन एक जगह कर रहे हैं, भोजन एक जगह कर रहे हैं जहां पर बच्चों का भोजन बन रहा है। हॉस्टल की स्थिति है, बच्चों का भोजन बन रहा है, उसी में भोजन कर रहे हैं, परंतु इनका निवास अपना अलग है, ये अलग कमरे में रहते हैं। तो वो जो उनका 3 अलग अलग व्यवस्थाओं के लिए दिए गए मकान हैं, उनकी गणना अलग मकानों में होगी। और साथ ही एक पूरा जो है परिवार वो संस्थागत परिवार कहलाएगा, जिसमें सामाजिक रूप से वो सब जो है भोजन आदि करते हैं। लेकिन अब ध्यान रहे साथियों कि संस्थागत परिवार वास्तव में मानना किसे है। थोड़ी और परिभाषा पढ़ लेते हैं। इसमें एक बात बता दूं मैं आपको, जिनका गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, यानी जो संस्थाएं गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है उन्हीं को संस्थागत परिवार मानना है। और इनकी संख्या क्या आएगी साथियों? संस्थागत परिवारों की संख्या हमें 999 देना है। इसका ध्यान रखें आप, क्या देना है, इसकी जो नंबर देंगे वो हमें संस्थागत परिवारों की 99 देंगे। और इसमें मैंने बताया कि जो वार्डन आदि रहते हैं उनका नंबरिंग हम अलग करेंगे, क्योंकि वो कैसे परिवार में आएंगे, वो एकल परिवार में आएंगे, सामान्य परिवार में आएंगे। तो इस चीज़ का हमें बारीकी से ध्यान रखना है कि एक ही परिसर में संस्थागत परिवार भी है, यानी संस्थागत परिवार होने के साथ में वो लोग भी अलग रहते हैं, तो उनकी सामान्य परिवार में गिनती होगी, जो जिसमें पर्सनल वो रहते हैं, उनके व्यवस्थाएं रहने की। और साथ में एक जो है पूरी संस्था है, तो संस्था का 999 देंगे और उनका नंबरिंग अलग करेंगे। साथियों, आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ शहरों और कस्बों में विशेषकर शैक्षणिक संस्थानों, आईटी और अन्य कंपनियों, व्यावसायिक केंद्रों, निगमों आदि के निकट छात्रों, प्रशिक्षुओं, कर्मचारियों आदि को पेइंग गेस्ट पीजी आवास प्रदान करने वाली कई आवासीय इकाइयाँ खुल गई है। ऐसे आवासों का सेवा प्रदाता मालिक सहवासियों को प्रदान किए जाने वाले आवास, भोजन और अन्य सुविधाओं के लिए निश्चित मासिक शुल्क प्राप्त करता है। यदि ऐसे पेइंग गेस्ट आवास में संबंधित व्यक्तियों को एक समूह रहता है और एक साझा रसोई का उपयोग किया जाता है, तो इसे संस्थागत परिवार तभी माना जाएगा जब ऐसा पीजी आवास पंजीकृत हो। मैंने ये बात पहले ही आपको बताई कि अगर वो पंजीकृत है तो संस्थागत माना जाएगा, वरना उनको सामान्य परिवार में गिना जाएगा। यदि ये पंजीकृत नहीं है तो इसे सामान्य परिवार माना जा सकता है। यदि पीजी आवास में रहने वाले लोग एक साझा रसोई घर से भोजन नहीं करते तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग सामान्य परिवार माना जाएगा। साथियों, अब हम बात करते हैं यहाँ पर 4 to 13। यदि एक साझा रसोई घर का उपयोग करने वाले असंबंधित व्यक्तियों का एक समूह किसी ऐसे जनगणना मकान में रहता हुआ पाया जाता है जो कोई संस्थान नहीं है, तो ऐसा परिवार संस्थागत परिवार नहीं कहलाएगा। ऐसे परिवारों की सूची सामान्य परिवारों की तरह ही
बनाई जाएगी। अच्छा, बेघर परिवार किसे मानेंगे? तो साथियों, बेघर परिवार वे परिवार है जो खुले में, सड़क किनारे, फुटपाथों, होम पाइपों में, फ्लाईओवरों और सीढ़ियों के नीचे या पूजा स्थलों, मंडपों, रेलवे प्लेटफार्मों आदि में खुले में रहते हैं। बेघर परिवारों को मकान सूचीकरण चरण में शामिल नहीं किया जाएगा। साथियों, आप देखते हैं कहीं प्लेटफार्मों पे के साइड में या कहीं भी खुले में अपना तंबू तान लेते हैं, खेतों में आ जाते हैं, तो उनको साथियों अभी उनका मकान सूचीकरण में उनकी गिनती नहीं करना है। जब हम जनगणना करेंगे तब उनकी गिनती होगी, तो ऐसे समस्त उनको हमें छोड़ देना है। इन्हें दूसरे चरण अर्थात जनसंख्या की जनगणना के समय सम्मिलित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं भवन और जनगणना मकानों की पहचान कैसे करेंगे। इससे पूर्व में हमने इस पर बात कर ली है। तो साथियों, भवन और जनगणना मकानों की पहचान यहाँ पर अलग अलग प्रकार से दी है। इसमें भी आप अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि ये अगर समझ गए तो आपकी जनगणना की सारी समस्या हल हो जाएगी। साथियों, सबसे पहले आप देख रहे हैं भवन और जनगणना मकानों की पहचान। एक भवन आमतौर पर जमीन पर बनी एकल संरचना होती है जिसमें 4 दीवारें और एक छत होती है। एक भवन एक जनगणना मकान का सरल उदाहरण चित्र 5 में दिया है। अब पहली स्थिति क्या बनेगी आपके सामने कि जब आप जाओगे तो भवन भी आपको एक ही लिखना पड़ेगा और जनगणना मकान भी एक ही लिखना पड़ेगा। ये जो संरचना है ये एक ही ऐसी संरचना है जो कि भवन भी है और मकान भी है। इसमें ना तो मकानों की संख्या अधिक है, यानी आप गए और यहाँ पर इसका सर्वे किया तो भवन भी एक ही है और मकान भी एक ही है। अब आप अगर देखोगे कुछ क्षेत्रों में मकानों के निर्माण की प्रकृति ही ऐसी होती है कि देखने में ऐसा लगता है मानो कोई दीवार ही ना हो। उदाहरण के लिए शंकु के आकार के छत लगभग जमीन को छूती हैं और प्रवेश द्वार भी बना होता है जिसमें वास्तव में कोई 4 दीवारें नहीं होती। ऐसी संरचना को भी भवन और जनगणना मकान माना जाना चाहिए। इसका उदाहरण 6। साथियों, हो सकता है आप जनगणना करने गए, अब बात तो 4 दीवारी की आई थी कि भवन किसे माना जाए जिसकी 4 दीवारी और उसके ऊपर छत हो, लेकिन ये एक ऐसा बिल्डिंग है जिसमें वो शर्तें पूरी नहीं होती है, ना तो इसमें पूरा फ्लैट छत है और ना ही इसकी 4 दीवारें हैं, तो क्या इसको मकान नहीं माना जाए। लेकिन जनगणना शर्तों के अनुसार अगर ऐसे भी आपको मिलती है बिल्डिंग है लेकिन इसमें परिवार निवास करता है, इसका उपयोग हो रहा है, या तो आवासीय है या गैर आवासीय जो भी है, लेकिन ये आपका एक भवन और एक मकान गिना जाएगा। इस बिल्डिंग की पहचान भी आपको करनी है। अब बात आती है नीचे की, जहां पर अलग अलग जो है प्रकार से आपको बिल्डिंगें देखने को मिलेगी। इसको आप समझ लीजिएगा। 4.217 कभी कभी एक ही सड़क पर कई अलग अलग इमारतें एक साथ दिखाई देती हैं। ये शहरी क्षेत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि ये एक ही सटे हुए हैं। इनकी पहचान करना आप लोगों के लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा, इसलिए इसको आप समझें। जो दोनों ओर से साझा दीवारों से जुड़ी होती है और देखने में एक सतत संरचना जैसी लगती है। ये इकाइयाँ व्यवहारिक रूप से एक दूसरे से स्वतंत्र और स्वतः अलग अलग समय बनी होती हैं, साथ ही अलग अलग परिवारों के स्वामित्व या अधिकार में होती हैं। ऐसे प्रकरण में भले ही पूरी संरचना और उससे जुड़ी सभी इकाइयाँ देखने में एक ही इमारत लगती हो, लेकिन यदि उनका प्रवेश द्वार अलग अलग है तो उन्हें अलग अलग भवन माना जाना चाहिए और उन्हें एक अलग नंबर दिया जाना चाहिए। चित्र 7 में इस प्रकार की जो संरचना उससे समझे। अब साथियों, आप देख रहे हैं यहाँ पर नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या है? अब ये संरचना एक है, तो क्या इसको हम एक ही भवन माने? पहली शर्त यह है, क्या इसको भवन एक माना जाए? तो साथियों, आपको बता दूं, अगर इन सभी का मालिकाना हक एक है, ध्यान रहे, अगर ये सारी बिल्डिंगें जो है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, वो अगर एक ही व्यक्ति की है तो इसको एक भवन माना जाना चाहिए। परंतु अगर मान लीजिए ये सब अलग अलग स्थिति में बने, भाई पहले ये 1 नंबर वाला बन गया, ठीक है, फिर दूसरे नंबर वाला बना लेकिन छत सट गया, फिर तीसरे नंबर वाला बना, चौथे, तो ऐसे अगर अलग अलग बने हैं या एक साथ भी बने लेकिन बिल्डिंग तो अलग अलग बनी है, तो ये सारे जो है वो क्या होंगे? अलग अलग भवन माने जाएंगे। तो 1 नंबर वाला भवन क्रमांक 1, भवन क्रमांक 2, भवन क्रमांक 3 और भवन क्रमांक 4। अब इसी के साथ में इनके मकान नंबर भी एक एक ही आएंगे। अब मान लीजिए जैसे भवन क्रमांक 1 आपको दिखाई दे रहा है, इसमें इस साइड रोड है
और इस साइड इसने एक कमरा अलग निकाल दिया जिसकी वो दुकानदारी कर रहे हैं, तो इसमें दो भवन हो सकते हैं, दो मकान हो सकते हैं, भवन एक और दो मकानों की गिनती हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार सामने फ्रंट से दिखाई दे रहे हैं उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि इनका निकलने का गेट एक है और इनकी गिनती एक में होगी। तो ये जो चार स्थितियां हैं आप यहां से यहां तक की जो देख रहे हैं, चार भवनों की और चार मकानों की, तो इसमें भवन क्रमांक 1, मकान 1, भवन क्रमांक 2 है ना, मकान 1, इस प्रकार से इसकी गिनती की जाएगी। लेकिन अब यहां पर देख रहे हैं 5 और 6, ये जो है स्थिति इसको हमें देखना होगा, समझना होगा। क्या ये डबल फ्लोर बिल्डिंग है, 2 मंजिला मकान है 5 और 6 का, क्या ये एक व्यक्ति का है? अब एक व्यक्ति में ये देखा जाएगा कि उसका निवास स्थान नीचे है और ऊपर का जो है वैसे ही है, तो इसको आप एक भवन गिन सकते हैं। अब स्ट्रक्चर 2 है, मतलब कि 2 बिल्डिंगें हैं, 2 मकान होना चाहिए शर्तों के अनुसार कि भाई जिसके निकलने का, लेकिन इसका मुख्य द्वार निकलने का कहाँ है साथियों? नीचे। इसका मुख्य द्वार निकलने का कहाँ है? नीचे है। तो साथियों आप देख रहे हैं इसको एक मकान भी गिना जा सकता है, भवन एक भी गिना जा सकता है, तो ये पूरा क्या कहलाएगा? भवन एक माना जाएगा। और इसमें अगर मान लीजिए निवास करने वाले लोग अलग अलग हैं, ऊपर अलग परिवार रहता है और नीचे अलग परिवार रहता है, तो यहाँ पर भवन क्रमांक 1 आएगा और मकान 2 आएंगे। इसी सेम उदाहरण यहाँ पर इसका है कि अगर ये किसी एक व्यक्ति का है तो ये पूरा भवन एक कहलाएगा, ठीक है। और उसमें परिवार अगर अलग अलग रहते हैं तो 3 मकान हो जाएंगे, और परिवार एक ही रहता है, एक ही किचन है और अन्य कामों में उसका उपयोग किया जाता है, ये जो है वो मकानों की गिनती में नहीं आते, ये कमरों की गिनती में आते। कमरे और मकान अलग है। जैसे आपने एक बिल्डिंग देखी उसमें कमरे कितने हैं, तो ये सारे कमरे की गिनती में गिने जाते हैं। और अगर इसमें अलग परिवार रहता है, या अगर मान लीजिए एक जो है मुखिया है जिसके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा अपना अलग खाना बनाता है ऊपर और एक बच्चा यहाँ पर ऊपर अलग खाना बनाता है, उसका परिवार यहाँ पर अलग है, उसका अलग है और नीचे मुखिया रहता है, तो ये एक भवन में 3 मकान हो जाएंगे। आप समझ रहे होंगे। तो इस प्रकार से जो है आपको इनकी गिनती करना है। तो साथियों जहाँ तक जो है हम मकान भवनों को समझ रहे हैं, कुछ ऐसी स्थितियां भी निर्मित होगी, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर 4.2 में 4.218 में बड़े शहरों में बहुमंजिला अपार्टमेंट देखने को मिल सकते हैं। इन प्रकरणों में भले ही संरचना एक भवन की तरह लगती है। अब आप देख रहे हैं साथियों यहाँ पर इसकी स्थिति देखेंगे, ये पूरा हमें अगर ऊपर की स्थिति को देखें तो एक भवन होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन कंडीशन कभी कभी अलग अलग हो सकती है। इन प्रकरणों में भले ही संरचना एक भवन की तरह दिखती हो, प्रत्येक फ्लैट अलग अलग स्वामित्व व्यक्तियों के आधिपत्य में हो सकते हैं। ऐसी बहुमंजिला संरचनाओं के मामले में जिनमें कई फ्लैट अलग अलग व्यक्तियों के स्वामित्व आधिपत्य में हो, पूरी संरचना को एक भवन और प्रत्येक फ्लैट को अलग अलग जनगणना मकान माना जाएगा। तो साथियों जैसे कि इनके अगर स्वामित्व अलग अलग है, जैसे 2 व्यक्तियों के होते, एक यहाँ से यहाँ तक का अलग व्यक्ति का है और ये अलग व्यक्ति का 2, तो इसको हम 2 भवन मानेंगे। और नहीं तो ये पूरा एक भवन है और इसमें रहने वाले जो परिवार हैं, परिवार के हिसाब से इनको मकानों की गिनती अलग अलग दी जाएगी। हालांकि महानगरों में कभी कभी स्थानीय प्राधिकारी बहुमंजिला अपार्टमेंट में स्थित फ्लैटों को अलग अलग भवन मानकर उन्हें क्रमांकित कर देते हैं। आप ऐसे प्रत्येक फ्लैट को एक अलग भवन मान सकते हैं, क्योंकि इससे उन्हें पुनः क्रमांकित करने की आवश्यकता नहीं हो सकती। अब इसको क्या हुआ कि इससे पूर्व जैसे किसी ने जनगणना की तो उसने इसको पूरा एक भवन मान लिया, इस पूरे अपार्टमेंट को एक भवन मान लिया और इसमें मकानों की गिनती अलग अलग हो गई। आप सुविधा के अनुसार चाहें तो स्वामित्व के आधार पर इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, और नहीं तो इसको एक भवन मानकर इसमें जितने परिवार निवासरत हैं उनके मकानों की गिनती अलग अलग कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे नीचे वाला, आपको ऐसे प्रकरण देखने को मिल सकते हैं जहां एक ही परिसर के भीतर अलग अलग भवन हो जो किसी उपक्रम कंपनी या जहां तक कि सरकार के स्वामित्व में हो, जिनमें वास्तविक में अलग अलग परिवार रहते हों। ऐसी प्रत्येक इमारत को एक अलग भवन माना जाना चाहिए। यदि इसमें किसी भवन में अलग अलग फ्लैट में अलग अलग परिवार रहते तो उन्हें अलग अलग जनगणना मकान माना जाना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। इसमें लिखा है, ये जो 1/3 देख रहे हैं आप, तो ये एक क्या है, यहाँ पर भवन क्रमांक है। ये एक क्या है, भवन क्रमांक 1, और जिसमें परिवार कितने हैं, 3। ऐसे ही भवन क्रमांक 2, परिवार कितने हैं, 3।
ऐसे ही भवन क्रमांक 3, परिवार कितने हैं? 3। तो साथियों इससे आप समझ सकते हैं, और हर परिसर के अंदर जितने भवन मकान आपको देखने को मिलेंगे उनका ऐसे ही जनगणना नंबर आपको दे करके आना रहेगा। अब हम नीचे कुछ मामले में चलते हैं। कुछ मामलों में जनगणना मकान की परिभाषा को मामलों में जनगणना मकान की परिभाषा को अंशतः लागू करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में स्वामित्व, आधिपत्य और एकल परिवार के साथ साथ अलग प्रवेश द्वार पर भी एक साथ विचार करना चाहिए। कभी कभी हो सकता है इनसे भी अलग कंडीशन की स्थिति मिले, तब क्या करेंगे? जैसे कि आप यहाँ पर चित्र 11 में देख पा रहे हैं। चित्र 11 थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, उसको हम समझेंगे। उदाहरण के लिए एक शहरी क्षेत्र में एक भवन में 5 कमरे हैं, देख रहे हैं आप 5 कमरे हैं, और उसके बाद में जिनमें से प्रत्येक कमरे में सामान्य सीढ़ी या आंगन से सीधा प्रवेश द्वार है। यहाँ पर 3 का अलग है, और यहाँ पर प्रवेश द्वार भी तीनों के अलग अलग, यहाँ से देख रहे हैं आप तीनों को अलग अलग सीढ़ियों से यहाँ पर जा सकते हैं। इसमें परिभाषा के अनुसार सभी 5 कमरों को 5 जनगणना मकान माना जाना चाहिए। जैसे हमने पहले पूर्व में पढ़ा है कि भाई जिनके प्रवेश द्वार अलग अलग हैं उनको 5 मकान माना जाना चाहिए। लेकिन और ये पूरा भवन कितना होता है? अगर परिभाषा हमने पूर्व में पढ़ी उस हिसाब से भवन 1 माना जाना चाहिए। तब देखा जाए तो क्या होगा? परिभाषा के अनुसार सभी 5 कमरों को 5 जनगणना मकान माना जाना चाहिए, परंतु यदि ये सभी 5 कमरे एक ही परिवार द्वारा उपयोग किए जाते हैं, अब यहाँ पर स्थिति अलग है कि एक ही परिवार इनका उपयोग कर रहा है, तो इन्हें 5 जनगणना मकान मानना व्यवहारिक नहीं है। क्यों नहीं मानना है? तो क्या मानना है? कितने मकान नंबर देना है? तब हम देखेंगे अगली स्थिति। ऐसे मामले में इन कमरों के एकल उपयोग पर विचार किया जाना चाहिए और संपूर्ण भवन को एक जनगणना मकान माना जाना चाहिए। मैंने आपको पूर्व में बताया कि मान लीजिए ये किसी एक व्यक्ति का है, अब इसमें निवास है उसका, ठीक है, परिवार एक ही है, किसी में पूजा घर है, किसी में कुछ है, और यहाँ से निकलने का है, तो इसको आप एक भवन एक मकान भी मान सकते हैं। लेकिन ये शर्त है कि वास्तविक स्थिति क्या है। अगर वह व्यक्ति इसका उपयोग अलग कर रहा है, स्टोर के रूप में कर रहा है, इसका निकास इधर से है, इसमें उसके बच्चे निवास कर रहे हैं, परिवार निवास कर रहा है, तो ऐसी कंडीशनों में उसकी स्थिति को आपको दर्शाना पड़ेगा। लेकिन यदि प्रत्येक कमरे में 5 स्वतंत्र परिवार रहते हैं तो प्रत्येक कमरे को एक अलग जनगणना मकान माना जाना चाहिए। और अगर उसने किराए से दे रखे हैं, एक व्यक्ति का है, तो इनको 5 मकान माना जाना चाहिए। कुछ स्थिति यहाँ पर दी है साथियों मकान के संबंध में। आप देखेंगे छात्रावासों और होटलों आदि के मामले में भले ही प्रत्येक कमरे का दरवाजा जिसमें कोई व्यक्ति रहता है एक साझा बरामदे, सीढ़ी, आंगन या साझा कमरे में खुलता है, जैसे कि सामान्यतः पाया जाता है कि ऐसे पूरे छात्रावास होटल भवन को एक जनगणना मकान माना जाना चाहिए। लेकिन यदि ऐसे छात्रावासों होटलों में कुछ कमरे बाहरी भवन या अन्य संरचनाएं हैं जिनका उपयोग विभिन्न उपयोग के लिए किया जाता है, तो परिसर के भीतर स्थित या मुख्य छात्रावास होटल से जुड़ी प्रत्येक ऐसी संरचना को अलग जनगणना मकान माना जाना चाहिए, उसे अलग जनगणना मकान नंबर दिए जाना चाहिए। अब देखिए साथियों, ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं ये एक संस्थागत परिवार का उदाहरण है। ये छात्रावास है, इन छात्रावासों में यहाँ पर बच्चे निवास कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है ये अलग बिल्डिंग है, या इसमें चाहे रसोई कह लो, इसको भोजन बनाने का कह लो, या इसका उपयोग किसी भी अन्य रूप में किया जाएगा। अगर भोजन में किया जा रहा है तो उसको नहीं माना जाएगा। पहले ही बताया कि किचन सेट की संरचना को मकान नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा साथियों कि भवन कितने हैं और मकान कितने हैं। देखिए यहाँ पर पूरा भवन कितना है? 1 भवन है। आप चाहो तो इसको 2 भवन भी मान सकते हो, इसमें कोई दोहराई नहीं, क्योंकि इसका जो संरचना है इसकी वो अलग है, अलग संरचना है, तो भवन अलग माना जा सकता है। अगर आप चाहो तो इसके समथिंग भी मान सकते हो, अगर इसका मालिकाना हक 1 है तो यहाँ पर 1 भी माना जा सकता है। लेकिन मकान कितने हैं यहाँ पर? तो ये पूरा जो है वो 1 मकान, यहाँ पर इसको पूरे को 1 मकान माना है। ये दूसरा अलग उपयोग के लिए हो रहा था और ये तीसरा अलग उपयोग के लिए हो रहा था, इसलिए यहाँ पर 1/3 लिखा है, यानी 1 भवन में 3 मकान इसको माना है। साथियों अगर हम देखें देश के कुछ हिस्सों में आवास का स्वरूप ऐसा है कि एक परिसर में स्थित झोपड़ियों संरचनाओं के अलग के समूह में चाहे वह घिरा हो या नहीं एक ही परिवार रहता है। मुख्य निवास एक झोपड़ी संरचना में हो सकता है, जबकि अन्य झोपड़ियों संरचनाओं का उपयोग सोने, रसोई, स्नानघर, बैठक के लिए किया जाता है। यद्यपि प्रत्येक झोपड़ी संरचना एक अलग इकाई है, किंतु वे एक ही आवास इकाई है। उन्हें सामूहिक रूप से एक भवन और एक जनगणना मकान माना जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कितने
अलग अलग प्रकार के मकान बने हुए हैं, 4 दिखाई दे रहे हैं। ऊपर हमने जो चीज़ पढ़ी है उसके अनुसार भवन कितने होना चाहिए, 4 भवन होना चाहिए। लेकिन ये देखा गया कि इसमें एक ही परिवार निवास कर रहा है, एक परिवार निवास कर रहा है, और एक परिवार निवास करने के बाद में वह एक में आवास कर रहा है, इसमें आवास कर रहा है, और उसके बाद में इसको स्नान घर बनाया है। देखिए उपयोग की भी अलग अलग सीमाएं हैं। इसको उसने भोजन के लिए बनाया, इसको स्नान घर बनाया, और इसको भी छोटे मोटे सोने के लिए उपयोग कर रहा है। लेकिन इसका उपयोग किसी अन्य कार्य में नहीं कर रहा है। जैसे ना तो उसका यहाँ पर दुकान है, ना गैरेज है, ना ही इस प्रकार से और कहीं अन्य ऐसे अलग स्वामित्व वाले, मतलब इसकी पहचान कोई अलग उसमें नहीं है। तो ये पूरा इसको आप एक भवन एक मकान मान सकते हो। ये कंडीशन आपको उस वास्तविक स्थिति पे जाके पहचान करना कि आखिर में उसने इसको किस उपयोग में ले रहा है, मतलब कि किसी संरचना का उपयोग भी उसको अपने आप में भवन या मकान की पहचान देता है। अब मात्र बैठक के लिए अलग बना लिया है, उसका कोई विशेष उपयोग नहीं है, तो वो जो है उसमें एक ही भवन में उसको गिना जाएगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर कभी कभी जो है वो एक भवन एक मकान में भी गिना जाएगा। इसके साथ ही अगर हम नीचे देखें, हालांकि यदि परिसर में अन्य उद्देश्यों के लिए, अब देख रहे हैं यहाँ पर उद्देश्य बदल गए, उद्देश्य के अनुसार मकानों की गिनती बदल गई, उपयोग की जाने वाली अन्य झोपड़ियां भी है और वे परिवार के निवास के हिस्से के रूप में नहीं है, जैसे कि मवेशी शेड, वर्क शेड आदि का हो तो अलग जनगणना मकान माना जाएगा। देखिए मैंने पहले भी बताया कि शर्तों के अनुसार जो है उसको माना जाए। अब यहाँ भी 4 संरचनाएं हैं, एक तो मुख्य आवास हो गया, रसोई हो गया, कार्यशाला हो गया, पशुशाला हो गया। अब इसमें क्या किया उन्होंने कि रसोई जो है वो उसके स्वयं के उपयोग के लिए आ रही, यानी कि निवास मुख्य आवास से जुड़ा हुआ मामला है, तो रसोई को नहीं गिना है। किसको गिना है? कार्यशाला को अलग मकान गिना है और पशुशाला को अलग मकान, यानी कि ये पूरा जो है भवन एक हो जाएगा, मतलब एक व्यक्ति का मालिकाना हक है इसलिए एक भवन हो जाएगा और एक भवन में 3 मकान हो जाएंगे। तो एक परिसर के अंदर जितनी संरचना है उनको आप एक मालिकाना अगर हक है, स्वामित्व आगे, तो उसको एक भवन गिन सकते हैं, और उसके साथ में उसके अंदर जितनी संरचनाएं हैं जिनका उपयोग क्या हो रहा है उस उपयोग के अनुसार उनको मकानों की गिनती दी जा सकती है। अब अगर हम नीचे देखें, नीचे क्या दिया है, दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों में आपको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जहां एक ही व्यक्ति के स्वामित्व वाले परिसर में कई संरचनाएं होती है, चाहे वह परिसर घिरा हुआ हो या नहीं है, जैसे कि मुख्य मकान, नौकरों का क्वार्टर, गैरेज। इस परिसर में के लिए केवल एक ही भवन संख्या दी जानी चाहिए और प्रत्येक घटक इकाई के लिए एक अलग मकान जनगणना दी जाएगी, बशर्ते वे जनगणना मकान की परिभाषा को पूरा करते हों। जैसे कि अब इसको हम क्या करेंगे, ये किसी परिसर में गए, पूरा परिसर, अब इसमें परिसर का मतलब ये है कि 4 दीवारी के अंदर ही परिसर नहीं होता, ये एक स्वामित्व का एक ही व्यक्ति का है, साथ में है, ज़्यादा दूर नहीं है, इसके बीच में कोई दूसरा नहीं है। अब ऐसी स्थिति में क्या है, यहाँ पर मुख्य निवास है, ये सेवा कक्ष है और ये गैरेज है। अब सेवा कक्ष क्या है, सेवक कक्ष क्या है, वो निवास से रिलेटेड है, सेवक कक्ष जो है निवास से रिलेटेड है, और ये गैरेज जो है वो किसी अन्य उसके उपयोग में आ रहा है, तो इसको भवन क्रमांक 1 और मकान नंबर 2 दिया गया है। यानी कि हमें कुछ जो संरचना है उनके उपयोग को समझना होगा कि वो किस उपयोग के लिए किए जा रहे हैं, उपयोग के आधार पर उसकी गिनती होगी। यहाँ पर देखिए आप, संभव है कोई परिवार किसी अन्य संरचना जो मुख्य निवास से कुछ दूरी पर हो, जैसे कि बैठक का उपयोग करता हो, अन्य संरचनाओं द्वारा या सड़क द्वारा अलग हो, लेकिन उसी मकान सूचीकरण ब्लॉक के भीतर स्थित हो। ऐसे मामलों में बैठक के रूप में उपयोग की जाने वाली उस अलग संरचना को एक अलग भवन जनगणना मकान के रूप में माना जाएगा। साथियों, जैसे कि एक व्यक्ति है और जैसे यहाँ से एक सड़क है, उसका इस प्रकार भी इधर भी कुछ हिस्सा है और यहाँ पर एक उसका अलग भवन है, तो साथियों इसको आप अलग भवन और अलग मकान संख्या देंगे। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं। आगे जो है देख रहे हैं आप, कुछ और चीज़ें हैं। नगर निगमों, शहरों में यह अब आम बात है कि प्रत्येक भूखंड, चाहे उस पर निर्माण हुआ हो या नहीं हुआ हो, नगरपालिका अधिकारियों द्वारा संपत्ति के आधार पर क्रमांकित किया जाता है। ऐसे खुले भूखंड भले ही इसे 4 दीवारी से घिरे हों, जनगणना के लिए सूचीबद्ध नहीं किए जाने चाहिए, केवल छत सहित संरचना को ही भवन माना जाना चाहिए। साथियों, जैसे कि मान लो
जो नगर पालिका शहरी क्षेत्रों में किसी व्यक्ति ने अपने जो उसका कोर्ट कर गया लेकिन उस पर छत नहीं है तो उसको मकानों की उसमें नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से साथियों यहाँ पर आपने देखा और हमने जो है मकान और भवन के संबंध में समझा, परिसर के संबंध में समझा और इससे आप लोगों को थोड़ा समझ आया होगा। आप वीडियो को स्टोर करके रख लीजिएगा, जब भी आपको आवश्यकता लगे इसी स्थिति को समझने में तब आप उसे जरूर देखिएगा। तो साथियों आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। साथियों ऐसे ही जनगणना के ऑनलाइन के भी तमाम वीडियो मेरे द्वारा बनाए जाएंगे जिसको बहुत अच्छे से हमें बताना है कि कैसे हमें टिक करना है, क्या कुछ करना है। अगला जो वीडियो आएगा वो नजरी नक्शा का आएगा कि नजरी नक्शा हमें कैसे तैयार करना है। इससे पूर्व मैंने सामान्य जानकारी का वीडियो बनाया है जिसमें कि आप अगर उसे देखेंगे तो साथियों उम्मीद है कि आपकी जनगणना जो है सबसे बेहतर जनगणना होगी, आप कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो साथियों उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।